हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में उच्चतम न्यायालय से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अदर गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रहे हैं तो। और साथ ही साथ ये एसओएल और इग्नू जैसे जो ओपन के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में सारा डिस्क्रिप्टिव व्यू में आंसर्स जो है मैंने डिस्कस कर रखे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठें, क्योंकि वीडियो के दौरान मैं आपको कई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताता रहूँगा जो आपको इस वीडियो में नहीं मिलेगा, वो जो है इसमें नहीं डाला गया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो उच्चतम न्यायालय के बारे में बता दूं कि उच्चतम न्यायालय जो है सरकार का तीसरा महत्वपूर्ण अंग होता है। सरकार के तीन अंग होते हैं। पहली होती है विधायिका, दूसरी होती है कार्यपालिका और तीसरा होता है उच्चतम न्यायालय। कभी कभार प्रश्न पूछा जाता है कि सरकार का चौथा स्तंभ क्या होता है, तो याद रखें सरकार का चौथा स्तंभ होती है मीडिया। ठीक है ना। तो उच्चतम न्यायालय की अगर हम बात करें तो इसे हम लोग सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना। तो उच्चतम न्यायालय जो है ये ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ एक है और ये नई दिल्ली में स्थित है। जबकि अगर हम बात करें उच्च न्यायालय की यानी हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट जो है वो लगभग भारत के प्रत्येक राज्यों में है। किंतु भारतीय संविधान में ये भी प्रावधान किया गया है कि जो उच्च न्यायालय होते हैं यानी हाई कोर्ट जो होता है वो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट भी बनाया जा सकता है। जैसे कि पंजाब व हरियाणा का है। भारत के जो पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनके लिए भी लगभग एक ही कोर्ट का जो है हाई कोर्ट जो है इनके लिए दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है भारत में सिर्फ एक है, वो भी नई दिल्ली में है। तो इसके गठन की अगर हम बात करें तो गठन किया गया था इसका 28 जनवरी 1950 को, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और जो उच्चतम न्यायालय है ये ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल की तरह ही है। ठीक है ना, प्रीवी काउंसिल की तरह ही भारत का जो है उच्चतम न्यायालय है। और इसका वर्णन यानी अगर अगर आपसे पूछता है कि उच्चतम न्यायालय का वर्णन भारतीय संविधान के कहाँ पर किया गया है भारतीय संविधान में, तो याद रखें भारतीय संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 324 से 124 से 147, भाग 5 और अनुच्छेद 124 से 147 तक जो अनुच्छेद हैं उसमें इसका वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से जो उच्चतम न्यायालय है उसकी स्वतंत्रता बरकरार रहेगी, उसकी शक्तियाँ क्या होंगी और उसकी प्रक्रिया क्या क्या होगी। तो इसका वर्णन जो है वो हमें यहाँ मिलता है। अगर हम बात करें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या पहले होती थी 8, जिसमें से एक जो होता था वो मुख्य न्यायाधीश होता था और 7 अन्य न्यायाधीश भी हुआ करते थे। किंतु सन 2008 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या जो है बढ़ाकर अधिक कर दी गई। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या 31 होती है। 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं, जबकि एक जो होता है वो होता है मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश जिसे हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहते हैं। उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो भारत के सबसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एच जे कानिया। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में 46वें हमारे मुख्य न्यायाधीश जो हैं उनका नाम है रंजन गोगोई। तो ये चीज़ आप याद रखें। अब बात करते हैं नियुक्ति के तरीके की कि किस तरीके से जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो चुना जाता है। तो मैं बता दूं कि उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जब करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की सलाह लेता है, तब उसके पश्चात जो होता है उसकी नियुक्ति करता है। किंतु अभी 2014 में ये काफ़ी विवाद का विषय बन गया और इस विवाद के विषय के तहत ही परिणाम ये निकला कि अब जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति एक अलग व्यवस्था के द्वारा की जाती है जिसे कहते हैं कॉलेजियम सिस्टम। ये अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा था, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इस बात को लेकर विवाद था कि जो जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो क्या अन्य जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सलाह लेना अनिवार्य है या फिर उनसे सिर्फ परामर्श ली जा सकती है। तो परामर्श और अनिवार्यता को लेकर विवाद था। ठीक है ना, कि उनकी बातों को मानना अनिवार्य होगा या उनके परामर्श ही पर्याप्त है। तो इस तरीकों को लेकर विवाद हुआ था। तो मैं बता दूं न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो तरीका होता है वो कॉलेजियम
के तहत किया जाता है, ठीक है ना? कॉलेजियम में आता है, तो कॉलेजियम सिस्टम के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती थी। अब इसका थोड़ा नाम बदल दिया गया है। अब कॉलेजियम की जगह पर अब जो नियुक्ति की जाती है मुख्य न्यायाधीश की, वो करती है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा, ठीक है ना? ये इसकी किसकी जगह ली है इसने, तो याद रखें कॉलेजियम सिस्टम के स्थान पर अब आ गया है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है ना? अब ये क्या करता है, ये करता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब बात करते हैं न्यायाधीशों की योग्यता की, कि कौन व्यक्ति जो है वो न्यायाधीश बन सकता है, यानी मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? पहला, कि अगर कोई भी व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश बनना चाहता है तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, और साथ ही साथ उसे राष्ट्रपति के मध्य सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। मतलब ये कि जिस व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश बनाया जा रहा है वो राष्ट्रपति की नज़रों में कानून का ज्ञाता होना चाहिए, और उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश का होने का अनुभव होना चाहिए। ये भी चीज़ याद रखें आप। ये 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए, हालाँकि ये तो सब में होता है। अगर आप लोकसभा सदस्य बनना चाहते हैं, राज्यसभा का बनना चाहते हैं, राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, तो भारत का जो नागरिक होना है, ये अनिवार्य है। जबकि ये पॉइंट इसमें ख़ास है कि वो राष्ट्रपति की नज़रों में कानून का ज्ञाता होना चाहिए, और 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में न्यायाधीश होने का अनुभव उसको होना चाहिए। अब बात करते हैं शपथ और प्रतिज्ञान की। तो जब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है तो वो अपने पद पर बैठने से पूर्व शपथ लेता है, और शपथ की जो शुरुआत होती है वो होती है कि वो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा। ये उसका पहला वाक्य जो होता है वो यही होता है, और बिना शपथ के कोई भी जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो अपने पद पर नहीं बैठ सकता। और याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति, ठीक है ना? भारत का राष्ट्रपति। तो आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रपति को जब भारत का राष्ट्रपति बनता है तो उसको शपथ कौन दिलाता है, तो आपको ये बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, परीक्षाओं में बार बार यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे भी जाते हैं। और आपको ये भी बताना है कि वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी जो आय है, यानी जो सैलरी है वो कितनी है। 2018 के बजट में क्या है कि इनकी जो आय थी वो बढ़ा दी गई है, तो आपको बताना है कमेंट में कि अब वर्तमान में जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी आय कितनी है, ठीक है ना? और शपथ दिलाता है, साथ ही साथ अगर राष्ट्रपति किसी कारण किसी कार्य में व्यस्त होता है या भारत में नहीं उपलब्ध होता है या होता है, तो राष्ट्रपति के कहने पर या राष्ट्रपति के कहने पर जो अन्य कोई व्यक्ति होगा वो जो है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिला सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्र न्यायाधीशों का कार्यकाल। देखिए, भारतीय संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका न्यायाधीश जो है मुख्य न्यायाधीश उसका कार्यकाल इतना होगा, किंतु भारत में 65 वर्ष तक की आयु तक जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो आसीन रहता है, ठीक है ना? 65 वर्ष तक की आयु तक, और 5 वर्ष तक माना जाता है, ठीक है ना? वह राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे दे अगर, तो उसका कार्यकाल जल्दी खत्म हो जाता है। तो याद रखें उसका पद जो है खाली हो सकता है अगर वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे दे, या उसकी आयु 65 वर्ष पूर्ण हो जाए, या फिर वो 5 वर्ष का कार्यकाल अपना पूरा कर ले, ठीक है ना? तो ऐसा माना जाता है, भारतीय संविधान में इसका कहीं वर्णन नहीं है। अब बात करते हैं उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता की, कि क्या जो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है क्या वो स्वतंत्र रूप से निर्णय करती है, और अगर करती है तो किस तरीके से, क्यों करती है, क्या उसके पीछे कारण है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको बताएंगे कि किस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय जो है अपना जो कार्य है वो स्वतंत्रता पूर्वक करती है। तो ये हकीकत है कि भारत में न्यायिक सक्रियता की प्रणाली जो है अपनाई गई है, यानी सरकार के जो तीनों अंग हैं ये अपना कार्य जो है वो स्वतंत्र रूप से करते हैं, और एक दूसरे के कार्य में कोई भी सरकार का अंग जो है हस्तक्षेप लगभग नहीं करता है। इस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। ये सारे पॉइंट्स हैं जो मुख्य न्यायाधीश को प्रेरित करते हैं कि वह स्वतंत्र पूर्वक कार्य करे। पहला है नियुक्ति का तरीका। मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति नियुक्ति तब करता है जब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उसको इस ऐसा करने के लिए कहते हैं या स्वीकृति देते हैं, ठीक है ना? तो पहला ये तरीका है जिससे कि वो स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, क्योंकि अगर कोई अन्य
व्यक्ति होता या अन्य कार्यपालिका का कोई सदस्य होता, वो नियुक्ति करता, तो इसमें क्या है कि वो जो मुख्य न्यायाधीश होता है ये स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाता, तो वो मंत्री परिषद के दबाव में रह के कार्य करता। लेकिन एक तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और दूसरा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से पूछ कर करता है। तो इसके कारण जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो स्वतंत्र हो जाता है और स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करता है। दूसरा है कार्यकाल की सुरक्षा। कार्यकाल की सुरक्षा का मतलब ये है कि अगर वो एक बार चुना जाता है तो 65 वर्ष की आयु तक अपना कार्यभार संभालता है। उसे पद से ऐसे नहीं हटाया जा सकता। और अगर उस पे एक चीज़ मैं बता दूं कि जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसे पद से तभी हटाया जा सकता है जब उस पर कोई कदाचार साबित हो या वो संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन करे, तब महाअभियोग की प्रक्रिया के द्वारा जो है उसको हटाया जाता है। मतलब प्रक्रिया वही होती है लेकिन महाअभियोग जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर नहीं लगाया जाता है। प्रक्रिया वही इस्तेमाल की जाती है जैसे कि राष्ट्रपति के महाअभियोग में की जाती है। तो कार्यकाल इसका स्ट्रांग होता है, तो इस कारण ये स्वतंत्रता पूर्वक जो है कार्य करता है। नेक्स्ट है निश्चित सेवा शर्तें। निश्चित सेवा शर्तें का मतलब ये है कि सेवा के दौरान उस पे जो कई प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं, जैसे कि इन्हें सरकार की तरफ से घर दिया जाता है, अच्छा वेतन दिया जाता है इत्यादि। संचित निधि से व्यय, संसद के द्वारा जो है वो न्यायाधीश का वेतन नहीं दिया जाता बल्कि संचित संचित निधि जो होती है उससे उसका वेतन दिया जाता है। सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक, यानी अगर कोई न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्त होता है तो वो किसी भी अन्य न्यायालय में जाकर जो है वकालत नहीं कर सकता। ठीक है ना? कार्यपालिका से पृथक, कार्यपालिका से जो है यानी कि जो कार्यपालिका मंत्री वगैरह होते हैं, मंत्रिपरिषद वगैरह होती है, उससे सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो काफ़ी अलग होता है। वो उनसे कोई ताल्लुकात नहीं रखता और ना ही उनके दबाव में कार्य करता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो ये दर्शाते हैं कि उच्चतम न्यायालय जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती है। ठीक है ना? तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं और जो मैंने आपको क्वेश्चन कहे हैं उनको ज़रूर फोकस करें और उसे कमेंट में लिखें। इससे आपकी जो नॉलेज है वो काफ़ी बढ़ेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।